हेलो 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 हेलो। बच्चों आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो। हेलो सर। जी जी सर बिल्कुल। कुछ डाउट है। गुड आफ्टरनून। बताइए बताइए गुड बताइए आफ्टरनून सर। वो पेपर में है। बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक सेकेंड ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए। हाँ बेटा बताइए, क्या डाउट है आपको इसमें? 19th में आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? सर ये पॉइंट पॉइंट चार्ज है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी, लेकिन हमारा डाउट ये था इसमें फोर्स में भी जीरो हो सकता है, लेकिन टॉर्क तो जीरो होगा ही नहीं ना। तो इसमें टॉर्क में भी जीरो वाला ऑप्शन दे रखा है। एक सेकेंड ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज. The net electric force on the dipole must be zero. The net electric force on the dipole may be zero. The torque on the dipole due to field must be zero. The torque on the dipole due to field. बेटा क्योंकि आ, अच्छा आप थोड़ी देर के लिए चलिए भूल जाइए कि लेकिन बच्चे और इसमें ऑप्शन आप सेलेक्ट कौन सा करोगे फिर? आप मतलब चलो चौथा थोड़ी देर के लिए भूल सर जाते हमने हैं। बी कर दिया था। सेकंड वाला हाँ। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना बच्चे। फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने, डी ई बाई डी एक्स। ठीक वो है, नॉन यूनिफॉर्म वाले के लिए। राइट। पी डी ई बाई डी एक्स हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना? याद होगा अगर आपको, यस सर। है ना? और टॉर्क अगर आप मतलब कुछ अलाइनमेंट के लिए पॉसिबल हो भी सकता है वैसे, पी और ई जीरो कर दे। वैसे इसमें तो और जितने भी और दूसरे ऑप्शन है ना वो पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी जीरो, ये तो गलत ही है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल में भी जीरो, हो ही नहीं सकता जीरो। कारण क्या है सर ये कि क्वेश्चन ही गलत लग रहा था मेरे को तो। क्यों? क्योंकि वो मे सही है बी सर। टॉर्क में भी जीरो इसलिए बोला है। टॉर्क यस में भी सर। जीरो हो सकता है। आ, देखो फोर्स तो कभी जीरो नहीं होगा, फोर्स तो हमेशा लगेगा 110%। फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता पी डी बाई डी एक्स, क्योंकि थोड़ा सा भी दूर जाओगे तो फोर्स तो 100% आएगा ही। और टॉर्क सर बेटा, टॉर्क भी तो जीरो नहीं होता। टॉर्क के लिए मान लो एक ओरिएंटेशन ऐसे सोच सकते हो आप कि जैसे मान लीजिए ऐसा चार्ज रखा हुआ है और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है? ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है ना? टॉर्क आप यहाँ पे जो डाइपोल है, डाइपोल ऐसे रख दो आप, ठीक है? डाइपोल ऐसे रख दो, है ना? तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पे नेट फोर्स तो लग जाएगा, पर इस ओरिएंटेशन के लिए टॉर्क जीरो हो जाएगा। इस ओरिएंटेशन के लिए टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट फोर्स तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वाले पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस पे इधर लग जाएगा। पॉजिटिव पे थोड़ा सा फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स इस पे इधर हो जाएगा। पर टॉर्क चूंकि इस पे भी फोर्स इधर, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। इस ओरिएंटेशन पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो इस ओरिएंटेशन के लिए टॉर्क जीरो पॉसिबल है, क्योंकि कोई ओरिएंटेशन मतलब कोई रोटेशन ही नहीं होगा इस वाले केस के लिए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मे बी जीरो होना चाहिए। और सर क्वेश्चन नंबर 34 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। यस सर। ओके। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट आर वेरी नियर टू सरफेस ऑफ प्लैनेट इज टी. द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द तो इसमें टाइम पीरियड बोल रहा है कि पीरियड अराउंड अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज टी. टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द प्लैनेट ऑफ रेडियस आर इज टी. बट टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे क्या? टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर कितना? पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम इंटू आर क्यूब। हाँ ठीक है, चलो
अब कन्वर्ट करते हैं ना इसमें, एक काम करते हैं, चूंकि सवाल में बोला गया है द टाइम पीरियड ऑफ द सेटेलाइट वेरी नियर टू सरफेस हुज रेडियस है बट हैविंग सेम मास डेंसिटी। तो डेंसिटी सेम रखा है तो हमें करना पड़ेगा मास को चेंज, है ना। तो मास को चेंज करके 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी कर देंगे, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि बाकी आर के टर्म्स में बचता ही नहीं है, तो टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आ रहा है, ठीक है। तो है ना, डेंसिटी के टर्म्स में ही आ रहा है टाइम पीरियड। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो रहा था और डेंसिटी सेम रखेगा तो टाइम पीरियड भी बच्चे चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि डेंसिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, क्योंकि रेडियस वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, वेरी क्लोज टू द सरफेस ना। तो यही है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो पहला वाला सही होना चाहिए बेटा। क्या दे रखा है इन्होंने? टी दे रखा है आंसर। ठीक, आपको समझ में आया क्यों टी सही है? स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कर दिया था डायरेक्ट बस। सर मैंने इसे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करके कर दिया था। हाँ, तो उससे 3√3 वाला आया था। यस सर। हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चूंकि जैसे मास डेंसिटी सेम कर दिया है और रेडियस 3r कर दिया है, तो मास डेंसिटी तो m का टर्म आएगा ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा Yes, आपको sir. डेंसिटी में, इस वजह से, ठीक है। चलिए, और कुछ बच्चों किसी का है जो पूरे सही करके आए हो? 45 सवाल कोई है हमारे बैच में फिजिक्स में 45 सही कल के पेपर में? नहीं है? मुश्किल था क्या बच्चों कल का पेपर? कैसा लग रहा था आप लोग को? मुश्किल था सर, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था सर। अच्छा, कितने सही हुए? मॉडरेट 40 सही हुए, 40 क्वेश्चन सही हुए। 40 सही, 5 गलत हो गए भाई। सिली मिस्टेक्स काफी हो गए थे। सर मेरे 6 गलत हुए हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से। अच्छा अच्छा। सर, मैं हमारे तो सही कहाँ आया था, है लेकिन कुछ टिक लगाने हमारे में। फिजिक्स में कुछ लोग दिग्गज हैं हमारी क्लास में, कुछ लोग का बहुत बढ़िया फिजिक्स का पेपर जाता है। कहाँ है भाई? कौन कौन है? मैं तो नाम थोड़ा भूल जाता हूँ। कनक जी आई हैं क्या? कनक जी कितने सही हैं आपके फिर फिजिक्स आधे में? बाबे थी एक। आधे सर चेक नहीं किया बट 42 के करीब सही होंगे। कहाँ, कौन से 3 सवाल कौन से गलत करके आए हैं आप? छोड़ दिए हैं कि गलत हुए हैं? सर एक तो छोड़ा था क्वेश्चन और एक तो अभी वही गलत हो गया जो आपने टाइम पीरियड का किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ तो मतलब 42 या 43 सही होंगे। चलिए ठीक है। और बाकी बायो में क्या हालचाल है? बायो में फिर बायो का तो टफ था इस बार। सर ओवरऑल सही हुआ है पेपर, 680 प्लस तो आ जाएंगे। बायो बच्चों कैसे टफ? बायो में क्या टफ होता है बच्चों? मतलब जैसे उसमें तो मतलब एनसीईआरटी का कैसे टफ बायो में? जैसे मान लीजिए पेपर सर टफ। असल में लैंग्वेज हार्ड हो उसमें जाती है होता सर, ये है कि उसमें लैंग्वेज बहुत एनसीईआरटी हार्ड की हो जो जाती लाइन है। है, लेंथी था लाइनों को जो है कॉन्सेप्चुअली जो है इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आदमी जो है ना घूम जाता है उसमें। सर जैसे एक लाइन दे दी लाइन जाएगी सर, होगी, ये उसमें होगी। 3 लाइन मान लीजिए सर दे दी जाएगी, उसमें सर हल्का सा चेंज, मतलब नॉट की जगह सर उसको यस कैसे कुछ या और करके ऐसे कुछ लिख देंगे लोग। अच्छा, अच्छा, उस ओके। लाइन को सर पूरा पढ़े रहेंगे तो ही आप कर पाएंगे, तो नहीं हो पाएगा सर वो एकदम लाइन बाय ये लाइन सर। ऐसा मतलब वन वर्ड आंसर दे दिया कि बस पढ़ो और टिक लगा दो बस है। सर one word नहीं आता है सर, बहुत कम हो गया, 5-6 पहले जो आता था। स्टेटमेंट दे दिए और फिर बताना कि इस स्टेटमेंट से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। और फिर Okay. स्टेटमेंट में ऐसे सर उसमें जो है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो, हल्के फुल्के बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं समझ गया, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, ए बी सही है, बी सी सही है, ऐसा करके क्या? नहीं सर, मतलब नहीं 5 सर, जैसे स्टेटमेंट दे दिए नहीं, उसमें वैसे बताना कि मतलब इतने- चारों 5 स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऐसे ही देंगे, रहता इसमें है से कितने सर, सही है। लेकिन Okay. 1 2 3 बहुत 4 टफ स्टेटमेंट हो जाता है सर। अच्छा, किसी में से कोई मतलब निगेटिव स्टेटमेंट है, इट इज नॉट ट्रू, तो उसको बोल देंगे इट इज Yes, ट्रू, sir. और करके यस नॉट। सर, ऐसे उसमें तो उसमें चेंज हल्का हल्का कर देते हैं लोग, माइनर की सर दिखता ही नहीं सर बताइए physics बेटा। में सर, लगता 4 है गलत है। सर। हाँ। केमिस्ट्री फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स में तो 4 सर, गलत है। फिजिक्स में 4 गलत हैं, तो बढ़िया है भाई फिजिक्स का तो। सर फिजिक्स में सर हमारे 6 गलत हो गए। गलत सर 4 हैं तो छोड़ दिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या आया था इस बार आप लोग का? क्या सिलेबस था केमिस्ट्री सर में? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और आइसोमेरिज्म। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म। तो कैसा रहा केमिस्ट्री का, क्या था? तो उसमें भी वही है सर, 150 है, 150 है। सेम है दोनों में। चलिए। फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो में बहुत ज्यादा कट गया है। बायो में पता नहीं, आप लोग के पिछला वाला पेपर भी आप लोग का एआईटीएस भी टफ आया था ना बायो का, मुझे जितना याद आ रहा है आप लोग बताए थे
या बायो का पिछली बार नहीं था टफ? कुछ आप लोग गड़बड़ टफ करके नहीं आए था थे सर। बायो, जितना याद आ रहा है मुझे। बायो यस तो सर। ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन पिछली बार था वाला थोड़ा कट रहा है बायो सर में, बहुत ट्रिकी प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चंस करना आते हैं, पड़ेगा। उसमें कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं है तो वो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। इस बार तो मुझे लग रहा है कि पेपर आप लोग का नीट का थोड़ा सा टफ रखेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत बवाल हो गया था, 70-70 लोगों के सब पूरे में पूरे आ गए थे, 67 या कुछ ऐसे। तो इस बार मुझे लगता है पेपर थोड़ा सा मुश्किल आएगा ही। ठीक है, आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट पहले समझेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैट से ही शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंडक्टर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर को मान लीजिए आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर जीरो हो जाएगी, क्योंकि चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इस चार्ज के इंडक्शन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर जीरो हो जाएगी। ठीक है, पर चार्जेस मूव नहीं करेंगे, चार्जेस स्टैटिक रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो चार्जेस दूर दूर जाना चाहते हैं, आप इनको कोई रास्ता दे दें मूव करने के लिए, ठीक है, कोई रास्ता दे दे मूव करने के लिए, तो फिर इनमें फ्लो शुरू हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, और रास्ता दे देंगे चार्जेस को मूव करने के लिए, तो चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसी से हमें करंट मिलेगी। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बच्चों, पहले तो बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे कि करंट कैसे बनती है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों बिल्कुल बता दीजिए बेसिक डेफिनेशन, आप में से अगर किसी को अंदाजा हो, कैसे हम लोग of डिफाइन charge. करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वही करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यूनिट हो जाएगी बच्चों इसकी कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अच्छा बच्चों, इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग एज अ स्केलर क्वांटिटी। कारण बताएंगे बच्चों कोई, क्यों स्केलर बोलते वेक्टर हैं लॉ को डायरेक्शन? फॉलो नहीं करता है सर। बिल्कुल, वेक्टर लॉ को एंगल follow ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता सर, एंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल सॉरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कारण उसका ये है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 3 एम्पियर इधर से आ रही है, 2 एम्पियर इधर से आ रही है, तो 4 एम्पियर ही इधर सॉरी 3 2 5 5 एम्पियर ही इधर जाएगी। ठीक है, भले ही आप इन दो वायर्स के बीच का एंगल कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी कर दीजिए, 5 एम्पियर करंट फ्लो करके जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको एज अ स्केलर क्वांटिटी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट बच्चों निकालना हो, जैसे एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होगा तो डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तो ये करंट के बारे में बच्चों पूरा डिस्कशन है, कुछ सवाल लूंगा मैं इस पे, तो आपको और थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। और जो सवाल लगा रहा हूं मैं, चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। बच्चों आप ई के टर्म्स में आंसर कर दीजिए, या वैल्यू रख दीजिए ई के, मतलब प्रॉपर आंसर करिए बच्चों, ई का वैल्यू रख के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू हीटर वायर इन 1 मिनट इफ करंट इज 8 एम्पियर। तो इस स्लाइड के बाद पिछली स्लाइड लगा देना बाद में। ओके ओके 3 into 10 raised to the power 21. ओके। तो 480 बाई ई
3 into Sir, 10 3 into to the 10 power power 1 आई था अभी 21. 1 3 into 10 power Sir, 3 21. into Hello, 10 sir. power 21. 485. हेलो सर 3 into 10 की पावर में +21 हेलो सर हाँ बच्चों, क्या आंसर आया बताइए। 3 into 10 to the power into 10 power 21. 21. ठीक, देखो जो करंट का वैल्यू दिया हुआ है 8 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब 8 एम्पियर यानी 8 कूलम 1 सेकेंड में चार्ज पास हो रहा है। और सवाल पूछा है 1 मिनट में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो 1 सेकेंड में 8 कूलम है, तो 1 मिनट में इतने कूलम चार्ज पास होगा। और ये हो गया टोटल चार्ज पास्ड थ्रू वायर इन 1 मिनट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, तो Q बराबर NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास होंगे वो बच्चों हो जाएंगे 8 इंटू 60 डिवाइड बाई चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये बच्चों दिख रहा है आपको 5 इंटू 10⁻+19, तो 3 इंटू 10⁻21 आया क्या बच्चों। इतने इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को 3 इंटू 10⁻21। Yes, sir, ये आया था. Yes, sir. ठीक, एक और देख लीजिए, सेम इसी टाइप का सवाल है, बेसिक करंट की डेफिनेशन पे बेस्ड। सर स्लाइड बैक कर दीजिए शायद मैंने जो लिखवाया था ओके ओके, एक और सवाल करेंगे बच्चों बेसिक डेफिनेशन पे ही करंट की। सर रुक जाइए लिखिए लिखिए। डन सर ठीक, मुरादाबाद पाठशाला माइक बंद कर लीजिए। भैया हेलो सर सर 30 हाँ हाँ, सर वो नहीं था अभी क्या लिख रहे हैं क्या अभी पहली वाली स्लाइड ही आप। यस सर ठीक है, अच्छा रुक जाइए। सर 30 आंसर है 30 है, ओके। Sir, 170 कूलम. Sir, 170 आ रहा है. Yes, sir, 170 आ रहा है. ठीक, current through wire depends on time, calculate the charge crossed through the cross section of wire in first 10 seconds। 170 ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ना करंट बराबर दिया हुआ है 2 + 70 सर। 3t, तो इसको करंट को ना आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल फॉर्म में dq/dt बराबर 2 + 3t, और इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो dq बराबर आ जाएगा 2dt + 3t dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। समय कहाँ से कहाँ है, फर्स्ट 10 सेकेंड्स। सो 0 से लेकर ये चार्ज Q फर्स्ट 10 सेकेंड मतलब 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10। पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो 2t बचेगा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2t²। लिमिट्स रख देंगे 10, तो 2 × 10 20 और प्लस 3/2t का स्क्वायर यानी 100, तो बच हो जाएगा 20 + 150 170 कूलम आएगा बच्चों। तो पहले 10 सेकेंड में 170 कूलम चार्ज पास कर जाएगा। नोट कर लीजिए जिनका नहीं आया था, फिर अगला सवाल करते हैं। बच्चों जिनका रह गया था लिख लीजिए जल्दी से। अगली हेडिंग डाल लीजिए करंट डेंसिटी। अगली हेडिंग डाल लीजिए करंट के बाद करंट डेंसिटी।
सर एक बार जैसे जो क्वेश्चन वाला स्लाइड था ये इंडिकेशन वाला दिखाइएगा। अगली हेडिंग डाल दीजिए करंट डेंसिटी। हो गया सर, हो गया। ठीक। अब बच्चों देखिए करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो आपको जैसा नाम समझ में आ रहा है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। करंट डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। बच्चों करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की ही डायरेक्शन में होगी। और अगर आई को लिखना चाहेंगे बच्चों करंट डेंसिटी के टर्म्स में तो ये हो जाएगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी, है ना। जे डॉट ए लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सर पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? 170। बच्चों एक सिंपल सा सवाल लेता हूं मैं इसी पे, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन पे बेस्ड। ध्यान रखना है यूनिट क्या रहेगी, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी विल बी सेम। आइए बच्चों सवाल करते हैं इस पे एक। बच्चों 2 × 10 इसको 20 जे कैप ही ले लीजिए। ठीक है, करंट वेक्टर का डायरेक्शन 20 जे कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ट्वेंटी जे कैप करंट डेंसिटी है, तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया 2i + 3j। बताइए बच्चों आंसर जल्दी से। रेट ऑफ 6 चार्ज into 10 power minus 3 सर, कितना? 6 into 10 power minus 3 6 into 10 power minus 3 6 × 10⁻³ ओके। एम्पेयर। यस सर 6 into 10 Yes, power sir. minus 3 into yes 10 to sir. the power -3 एम्पियर। हाँ बिल्कुल, जे कैप मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो 60 आ जाएगा, है ना। चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको कन्वर्ट करना मीटर में पड़ेगा, करेंगे सर। 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई -4 करना पड़ेगा, तो 6 × 10⁻³ एम्पियर। यही आ रहा था बच्चों आप लोग का। जी सर। यस सर। जे कंपोनेंट सीधे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब थोड़ा सा बच्चों कुछ सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले तो 3 तरह के मटेरियल होते हैं। पहले इंसुलेटर्स जिनमें कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, कंडक्टर्स जिनमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, और फिर सेमीकंडक्टर्स जिनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे, कम टेम्परेचर पे फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे कैसे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन होता है वो भी सीखेंगे। फिलहाल मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, तो मेरा सवाल ये है बच्चों कि अभी इसको हम लोगों ने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, ये एक ऐसे ही रखा हुआ है चार्ज कैरियर।
मेरा सवाल ये है क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर, या इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं इस कंडक्टर के अंदर? तो मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं लेकिन अपनी मेन पोजीशन पे मूव कर रहे हैं सर। मूव कर रहे हैं पर अपनी मीन पोजीशन पे मूव कर रहे हैं। ओके, यस सर, ठीक है। ऑसिलेशन कर रहे हैं। ठीक, ऑसिलेशन कर रहे हैं, फ्री टू मूव नहीं है ऐसा? यस सर, यस। ठीक, देखिए जो इसमें कंडक्टर है ना, इसमें जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द कंडक्टर, है ना, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इट इज बाउंड टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस ओनली। पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो थ्रू आउट द लैटिस, उसके पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको इसी एटम के चारों तरफ घूमना है, ठीक है, वो पूरे थ्रू आउट द लैटिस घूम सकते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपने उनको कुछ टेम्परेचर पे रख दिया, 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है, तो मूव कर रहे हैं। पर जब भी आप कंडक्टर को बिना बैटरी के रखते हैं तो उसमें हमें करंट तो मिलती नहीं है ना, तो चार्जेस नहीं, मतलब करंट नहीं मिल रही, इसका मतलब नेट चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर भी नहीं है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। देखिए करंट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो जब आप कंडक्टर को किसी हायर टेम्परेचर पे रखते हैं तो होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड जा रहे होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आपने कुछ टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स रखा, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है विद इन कंडक्टर रैंडमली मूव कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे रैंडम ऐसा मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट टाइम में लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हैं। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इस क्रॉस सेक्शन PQ से टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि जितने इधर से इधर जाएंगे उतने ही किसी भी गिवन ड्यूरेशन में उतने ही इधर से इधर आएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो आप कहीं पे भी कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो उससे पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे, क्योंकि जितने इधर से इधर जाएंगे उतने ही इधर से इधर आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेट एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं चार्ज कैरियर्स की। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इट इज इक्वल टू 0, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज 0, है ना, अगर आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है तो, ठीक है ना, तो किसी ड्यूरेशन में चार्ज कैरियर्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। और किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। तो जब भी कंडक्टर हायर टेम्परेचर पे होता है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे या 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज कैरियर्स रेस्ट में, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, पर जितने चार्ज कैरियर्स लेफ्ट से राइट जाएंगे उतने ही चार्ज कैरियर राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो उससे पास होने वाले चार्ज 0 है, ठीक है, ओके। अब जब आप बैटरी लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है, ये तो हो गया जब आपने बैटरी नहीं लगाया है तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, किसी भी सरफेस से या किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज पासिंग 0 है। लेकिन जब आप बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इधर आपने पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल ऐसे बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने से क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, जैसे आप इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैब्लिश हो गई, है ना। अब आपके दिमाग में बच्चों ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने तो बताया था हमें कि विद इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पर यहां पे कैसे हो गया? तो आइसोलेटेड कंडक्टर था, वो एक कंडक्टर था, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आइसोलेटेड था, उसके एंड्स कंबाइन कनेक्टेड नहीं थे किसी भी तरह से, ठीक है। यहां पे जो कंडक्टर रखेंगे उसके एंड कनेक्टेड है बैटरी से, तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर इज 0, वो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए था, उसको बैटरी या किसी भी वायर से उसको कनेक्ट नहीं किया गया, वो केवल एक कंडक्टर है, उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो 0 हो जाएगा, वो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ट्रू है। पर अगर आप कंडक्टर में बैटरी लगा देंगे, कंडक्टिंग वायर्स लगा देंगे, तो फिर वो नहीं ट्रू है, आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो मान लीजिए आपने बैटरी लगा दिया, ठीक है, अब जितने भी इसमें चार्ज कैरियर्स हैं ना, जितने भी कंडक्टर्स हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, चूंकि इनका नेट एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया 0 है,
ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनका 0 है, तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, पर चूंकि रैंडमली मूव करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इनका 0 आता है। चूंकि एवरेज वेलोसिटी 0 है तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं, पर एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे। जब आप फील्ड लगाते हैं ऐसे, ठीक है, बैटरी लगा दी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करता है पीछे की तरफ, ठीक है, तो ये पूरा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वैसे ये पूरा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स एक नेट फोर्स फील करेंगे। तो जब आपने बैटरी नहीं लगाया था तब क्या हो रहा था, देखिए, जब आप बैटरी नहीं लगा रहे थे तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा, अल्टीमेटली ये अपने जहां से शुरुआत कर रहा है वहीं पे आ जा रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है। जब आपने बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन शुरू कर रहा है मान लीजिए यहां से, पर कुछ समय बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये स्टार्टिंग पोजिशन था और ये फाइनल पोजिशन, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रही है तो उस डायरेक्शन में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, जब बैटरी नहीं थी तो यही स्टार्टिंग पॉइंट था और यही फाइनल पॉइंट था, है ना, रैंडमली मूव करके कुछ टाइम के बाद वहीं पहुंच जा रहे थे जहां से शुरू कर रहे थे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां 0 था। यहां पे जब आप बैटरी लगा देंगे तो कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हम इस रैंडमनेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, हम इसको नहीं सोचते हैं दिमाग में। जब करंट का फ्लो हमें सोचना होगा तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि रैंडमनेस, ये जो रैंडमली मूव कर रहा इलेक्ट्रॉन है, इसके रैंडमनेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन में ऐसा सोचते हैं कि जब बैटरी नहीं लगाया था तब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, जब बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस डायरेक्शन में इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उधर ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में रैंडमली मूव कर रहा है, अगर हम लोग बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रॉन पे देखें तो मूव कर रहा है ऐसा रैंडमली, पर हम अपने समझने के लिए, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि जब बैटरी नहीं लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, जब बैटरी लगा देंगे तो आप जैसे हायर से लोअर बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर जाना कहलाता है ड्रिफ्ट, और जिस स्पीड से मूव करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे हम लोग के परेड्स होती है ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन परेड होती है, तो उसमें आप देखते होंगे कि एक सेट में आर्मी के जो है लगे रहते हैं, है ना, जो भी आर्मी के पर्सनल्स होते हैं वो एक लाइन पे ऐसे एकदम खड़े रहते हैं और एक स्पीड से ही मूव करते हैं, है ना, बिल्कुल सिस्टमैटिकली मूव करते हैं। तो वैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को इमेजिन कर सकते हैं कि एक लाइन में ऐसे खड़े हुए हैं और बहुत सिस्टमैटिकली इधर से इधर मूव कर रहे हैं। जब आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो उनको आपको ऐसा मानना है कि उनका नेट वेलोसिटी 0 है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0 है, बट जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो बिल्कुल इधर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो जिस स्पीड से बैटरी लगाने के बाद जिस स्पीड से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं वही स्पीड कहलाती है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड 0 होगी, बैटरी लगा देंगे तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट स्पीड आएगी, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जब आप बैटरी नहीं लगाते हैं तो ये रैंडमली जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, तो ये बच्चों ये वो स्पीड है VRMS विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो ये स्पीड का ऑर्डर 10⁴ या 10⁵ मीटर पर सेकेंड का इस ऑर्डर का RMS वैल्यू आता है, मतलब बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, ठीक है। जब आप ड्रिफ्ट स्पीड लगाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन मतलब बैटरी लगा देते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड आती है मूव करने की, बट वो ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है ना, बहुत तेज स्पीड से मूव नहीं करते, इसके कंपेरेटिवली ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। मैं भी आपको ऑर्डर दिखा दूंगा, पर इसके मुकाबले जो टेम्परेचर की वजह से जो स्पीड है उसके मुकाबले बैटरी लगाने के बाद जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाने की वो बहुत कम होती है, ठीक है।
तो होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए एक एक करके फिर इसके आगे और डेरिवेशन और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लिखिए थोड़ा सा। in a conductor in a conductor in a conductor without battery in a conductor without battery there is no current. In a conductor without battery there is no current. There is no current because average velocity of charge carriers is zero. Because average velocity of charge carriers is zero. Next point. When we apply battery, electron starts to drift towards positive potential. Electron starts to drift towards positive potential. Electron starts to drift towards positive potential. बच्चों अब लिखिए मत, मैं कुछ पूछता हूँ आप लोगों से, थोड़ा किसी को याद हो तो बताइएगा। बच्चों एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, रिलैक्सेशन टाइम। सर तो कंसेक्यूटिव कोलिशंस के बीच का जो टाइम होता है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के फिर अपनी वापस जब आ जाए तो उस टाइम जितना टाइम लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। बच्चों रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बताया था कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं ना। और एक मीन फ्री पाथ भी आप लोग को पढ़ाया था मैं। यस सर। क्या होता है दो मीन फ्री कोलिजन पाथ? के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है। ट्रैवल कर दो कॉन्सेक्यूटिव collision होता है कोलिजन ना, के बीच की एवरेज दूरी Average मीन फ्री distance पाथ को कहलाती कहते है। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम तो बच्चों हम लोग ऐसा मानते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे आप पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या रैंडमली मूव करेगा और टकराएगा। किससे टकराएगा? आपस में इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, या जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे मिलकर ये मटेरियल बना है उन एटम से जाके टकराएगा। ठीक है, तो और उन टक्कर के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। ठीक है, उन टक्कर के बीच में जितना भी समय वो मूव कर रहा होगा हम उसको ऐसा मानेंगे, मूव तो वो ऐसा कर रहा होगा रैंडमली, कहीं टकराएगा फिर रैंडमली मूव करेगा, फिर टकराएगा कहीं मूव करेगा। ठीक है, तो हम इस रैंडमनेस को इग्नोर करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन टकरा रहा होगा और टकराने के बाद वो ड्रिफ्ट हमेशा लेकिन करते जा रहा है, मतलब टक्कर हो रही है फिर भी वो
बैटरी के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते जा रहा है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड उसकी कितनी होगी, ठीक है। तो हम ऐसा मानेंगे बच्चों, कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे। जैसे पहला अजम्पशन है कि हर टक्कर के बाद, आफ्टर एवरी कोलिजन इलेक्ट्रॉन कम्स टू रेस्ट। हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन किसी चीज से टकराएगा, भले ही इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए या एटम से टकरा जाए, टकराने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। फिर से ड्रिफ्टिंग शुरू होगी, मतलब फिर से फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, फिर टकराएगा, फिर रेस्ट पे आएगा, फिर ऐसा। तो हर टक्कर के बाद बच्चों उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लगाई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो आएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन पे वो आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना एक्सेलरेशन आएगा। तो जो उसकी एक रिलैक्सेशन टाइम के बाद, है ना, यानी टकराया रेस्ट पे, फिर अगली टक्कर से पहले वो कितनी स्पीड अचीव कर चुका होगा, वो स्पीड होगी v बराबर u प्लस AT, ठीक है। तो u बच्चों 0, हर टक्कर के बाद रेस्ट पे आ रहा है, एक्सेलरेशन हो जाएगा E इंटू ई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो टकराने से मतलब जो ड्रिफ्ट स्पीड है ना, जब तक टक्कर नहीं हुई तो किस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी ई टाउ डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड है ना। तो यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड मतलब इस पे बेस, इस फॉर्मूले पे बेस डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा, पर हम लोग इसका यूज करेंगे आगे डेरिवेशंस के लिए। तो ड्रिफ्ट स्पीड E इंटू ई टाउ डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टाउ के या इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ। इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग, चलिए कोई नहीं, आगे करेंगे इसको। Vd बराबर फिलहाल आप इतना ही लिख लीजिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, जहां पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। मेरी डेरिवेशन लिखना है। हाँ, दो तीन लाइन का है, लिख लीजिए। याद कुछ नहीं रखना है, बस याद आप में ये इस फॉर्मूले पे भी बेस सवाल नहीं आएंगे, ये फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बस इसका हम लोग यूज करेंगे आगे डेरिवेशन में, तो थोड़ा सा लिख लीजिए बस इसको। सर ये मेन फ्री पाथ वगैरह नहीं लिखना ना? नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है, Done. बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। सर हो गया। हो गया सर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक बच्चों हम लोग को पता चल गया है कि जो ड्रिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन में वो तब आएगी जब आप उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। खैर, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आप टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, तो जो इलेक्ट्रॉन से जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर है बच्चों 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड है। जो रैंडमली मोशन की स्पीड है ना वो 10⁵ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ है, दो कॉन्जिक्यूटिव टक्कर के बीच की दूरी, है ना। ये रिलैक्सेशन टाइम है 10⁻14 सेकंड। इतने ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इतने समय के बाद इलेक्ट्रॉन टकराता है एटम से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और ये ड्रिफ्ट स्पीड है 10⁻⁴, है ना। तो जो कि थर्मल स्पीड यानी जो आरएमएस स्पीड है उसके कंपेरेटिवली बहुत कम है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। चलिए, तो आपको ये कुछ इसमें से कुछ डेटा याद नहीं रखना, बस मुझे आपको ये कंपेयर कराना था कि जो रैंडमली मूव कर रहा होता इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड काफी कम है, ठीक है, बस इतना ही बताना था। अब देखिए आगे, अभी जितना भी मैंने आपको समझाया उसमें से याद रखने वाली कोई चीज नहीं आई है अभी, ठीक है। अभी केवल आप समझते रहिए बस, है ना। जब याद करने वाला आएगा तो मैं बताऊंगा आपको।
मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आपने इधर हायर पोटेंशियल रख दिया, इधर लोअर पोटेंशियल, यानी बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, बैटरी आपने इस तरह से कुछ कनेक्ट कर दी, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, ये आइसोलेटेड नहीं है, इसमें आप बैटरी पूरा अरेंजमेंट लगा रहे हैं, इसमें नहीं है। तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड आती है और इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स इधर से यहां से ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, यहां पे बैटरी के थ्रू पास करेंगे और फिर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो कंडक्टर में पॉजिटिव आएगा, नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेंगे बैटरी से होते हुए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो न्यूट्रल कंडक्टर आप लगाएंगे, न्यूट्रल ही रहेगा कंडक्टर। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा। मतलब करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, इधर से एंटर होगी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, कंडक्टर के थ्रू पास करेगी और नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रहता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? कन्वेंशन है, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब देखिए बच्चों, तो इसमें होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, इधर से आएंगे और ये बैटरी के थ्रू पास करते हैं। जब बैटरी के थ्रू पास करते हैं तो बैटरी इनको एनर्जी दे देती है, ठीक है, ये एनर्जी लेके जाते हैं, फिर कंडक्टर में एनर्जी को डंप करते हैं, फिर वापस यहाँ पे एनर्जी इनकी पूरी खत्म हो जाती है, फिर आते हैं, फिर बैटरी इनको एनर्जी देती है और लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से आप मान लीजिए मीडियम है जो एनर्जी बैटरी से लेकर कंडक्टर को देते हैं, फिर कंडक्टर उस एनर्जी का डिफरेंट तरीके से यूज करता है। जैसे आप कई बार लाइट के लिए यूज कर लेते हैं या हीटिंग के लिए यूज कर लेते हैं, तो डिफरेंट यूजेज ऑफ एनर्जी है। पर बार बार होता क्या है कि एनर्जी यहां से बैटरी से लेते हैं, एनर्जी पूरा कंडक्टर में एनर्जी डंप करेंगे, इस एंड पे आते आते एनर्जी जीरो, फिर एनर्जी लेंगे और लगातार ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब तो ये फिर से एक बार बच्चों, ये बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग के है। अगर आपको लिखना चाहते हैं अगर इसमें से कोई पॉइंट, तो ये लिख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये हमेशा रहेगा। ये चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए, इसमें और बाकी कुछ आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये बाकी सारा डिस्कशन आपके समझाने के लिए। चार्ज कैरियर्स बस एक मीडियम है जो बैटरी से एनर्जी ले जाके कंडक्टर के अंदर एनर्जी डंप करते हैं। आप इस एनर्जी को फिर यूज कर लेते हैं डिफरेंट तरीके से, कभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइट के लिए, कभी हीटिंग के लिए, कभी फैन मतलब हवा लेने के लिए उससे, तो डिफरेंट तरीके से आप उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, डेरिवेशन करते हैं थोड़ा सा एक और। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में हम लोगों ने पोटेंशियल लगा दिया, मान लीजिए ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस सेक्शन से पास होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वीडी स्पीड से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ मान लेते हैं, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। तो वीडी स्पीड से चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं आगे, हमें निकालना है कि इस सेक्शन से यानी सेक्शन PQ से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो t बराबर 0 पे बच्चों ये सिचुएशन है, ठीक है, और कुछ देर के बाद यानी t सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये जो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ चुका होगा, ये सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच चुके होंगे t टाइम के बाद, है ना, और ये जो दूरी होगी ये होगी vd जो कि इनकी स्पीड है इनटू टाइम t, इतना दूरी ये तय कर चुके होंगे। t बराबर 0 पे यहां पे, कुछ देर के बाद यहां पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो PQ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। PQ से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या PQ से पास होने वाला चार्ज, क्योंकि हमें करंट निकालना है, करंट पासिंग थ्रू PQ, तो ये हो जाएगा जितना चार्ज पास कर रहा है थ्रू PQ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो PQ से कितना चार्ज पास किया होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं यहां पे n
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, यानी n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे टाइम t को मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। ये जो दूरी है vd इंटू टी है, ठीक है, तो vd इंटू टी, ठीक है, ये दूरी हो गई डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो डिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया वॉल्यूम। किस चीज का वॉल्यूम? इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम, ठीक है, इस पोर्शन का वॉल्यूम हो गया vd इंटू टी इंटू ए, ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n, ठीक है। अगर मैं इस वॉल्यूम को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस वाले एरिया में या इस वाले स्पेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं उनका नंबर आ जाएगा, और इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। यहां से t से t कैंसिल हो जाएगा, तो करंट I की वैल्यू आ जाएगी I बराबर AENVD, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो डेरिवेशन है इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि PQ से कितना करंट पास हो रहा है। तो उसके लिए बोला गया कि करंट की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू PQ डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो t टाइम में PQ से कितना चार्ज पास हुआ है वो लिख दीजिए, उसके बाद टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा करंट का। तो इसको इससे कितना चार्ज पास हुआ है वो निकालने के लिए हमने t ड्यूरेशन लिया, t समय लिया। तो t बराबर 0 पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एक लेयर है वो यहां पे है, t टाइम के बाद यही सेम इलेक्ट्रॉन्स की लेयर यहां पहुंच चुकी होगी, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन की लेयर है ये यहां पहुंच चुकी होगी, ठीक है, यहां आ गई होगी, और इसके पीछे पीछे दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की लेयर भी आ गई होंगी, है ना। तो t बराबर 0 से लेकर t बराबर t सेकेंड तक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे ना, वही t ड्यूरेशन में इस लेयर को क्रॉस किए होंगे, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहां पे वो एक्चुअली t बराबर 0 से लेकर t बराबर t सेकेंड तक इस लेयर को क्रॉस किए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहां पे, तो इस स्पेस का वॉल्यूम, इस स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम हो गया, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो वॉल्यूम का n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में कितने वो आ गया, इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, t से t कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा करंट I बराबर AENVD। या यहां से आप करंट डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहो तो करंट डेंसिटी बराबर आ जाएगा ENVD, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं, पहला करंट बराबर AENVD या फिर करंट डेंसिटी बराबर ENVD। लिख लीजिए, फिर इस पे सवाल करेंगे। इसमें बच्चों जो स्मॉल n है इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, यानी एल्यूमिनियम के लिए चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एल्यूमिनियम के अलग होंगे, कॉपर के लिए अलग होंगे, गोल्ड के लिए अलग होंगे, जिंक के लिए अलग होंगे। तो n डिपेंड करता है कि कितने कौन सा मटेरियल आप ले रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मटेरियल पे। बाकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्पेसिमेन जितना होगा उसका एरिया है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड है। ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड करती है कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग बैटरी लगाएंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड अलग अलग आएगा सेम कंडक्टर के अंदर, पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक बार आपने एल्यूमिनियम डिसाइड कर दिया, एन डिसाइड हो गया, कॉपर डिसाइड कर दिया, एन डिसाइड हो गया। डन सर। ठीक, बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक सवाल
करते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मुझे इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा बताइए मुझे। सर 2 mm है ना? क्या क्या? देखो, जो आई बराबर ए ई एन वी डी, तो ड्रिफ्ट स्पीड सवाल में पूछा गया है, तो ड्रिफ्ट स्पीड बराबर करंट डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जितनी भी वैल्यूज गिवन थी सब सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 0.5 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। 0.5 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। यस सर। ओके, 1.5। 1.5। ओके, ये जो है ना सर 6.25 को से डिवाइड कर देंगे 3.14 से, तो 2 आ जाएगा ऊपर अप्रोक्सीमेटली। फिर उसको जो है ठीक, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यस सर, इसके आसपास ही बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। बच्चों, मैं बदल रहा हूँ सवाल, सर ठीक है? उसका आंसर आया है सर 1.4635 इंटू 10⁻⁴। ठीक, ठीक। बच्चों, बदल रहा हूं मैं, अगला सवाल एक और करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे, फिर डन है। देखिए, सर 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके,
1 into 10 power minus 4 आ रहा है। ओके बच्चों मेरा 125 आ रहा है। 1.25 into 10 की पावर -3 यस -4। सर यही आएगा। है ना? यस सर। हाँ सर ये सही है। सर ये आ रहा है। बच्चों देख लीजिए बाकी 125 आ रहा है। हाँ वैल्यूज रखनी है। ठीक है आपको मैंने Yes, 2-3 sir. सवाल इस पे इसलिए करा दिए क्योंकि ये फॉर्मूला भाई इंपॉर्टेंट है। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल देखने को मिलेंगी, है ना, कुछ कर नहीं सकते इसका, पर सवाल इस पे बनेगा। I बराबर AENVD पे 100% इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे और कुछ डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। ठीक तो बच्चों ये जो ड्रिफ्ट मतलब करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है I बराबर AENVD। जैसे कि देख रहे हो आप सवाल बनते हैं इस पे, है ना, फॉर्मूला याद रखना। कुछ मैं और थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताता हूं। तो I बराबर AENVD, ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें पता है I बराबर AENVD को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो करंट बराबर बन जाएगा I बराबर AE² n टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लब कर दी, AE² n टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों देखिए जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, ये टेम्परेचर का फैक्टर है। अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन लाएंगे तो टाउ चेंज होगा। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर, अच्छा बच्चों थोड़ा सा बताइए आप सोच के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा? टाउ बढ़ेगा या घटेगा? टाउ कम क्या हो लगता है जाएगा। आपको? घट जाएगा। टेम्परेचर कम हो बढ़ाएंगे जाएगा। तो कैसे घट कम जाएगा? हो जाएगा सर। बिल्कुल कम हो सही है। जाएगा। टेम्परेचर जाएगा बढ़ाएंगे सर, तो घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। कारण क्या है? कोलिजन ज्यादा होगा ना, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा सर, नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं कोलिजन पार्टिकल। ज्यादा हो जाएंगे तो Randomness बढ़ रिलैक्सेशन जाएगा टाइम सर। घट जाएगा। तो Yes, आपको sir. डिस्कशन करने का केवल ये मतलब था कि देखिए रिलैक्सेशन टाइम को आप हमेशा टेम्परेचर से एसोसिएट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा तो यही करंट का फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AE² n टाउ डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों V/L, है ना, अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V/L, जहां पे L कंडक्टर की लेंथ है ना, ये भी बताना जरूरी है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है और कुछ मान लीजिए इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस L लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना चाहूं कि हमने इधर पॉजिटिव लगाया है और इधर निगेटिव, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का है, तो डेल्टा V और L लेंथ के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ में ये रिलेशन होगा, है ना। तो E बराबर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो E बराबर डेल्टा V/L। अब यहां से बच्चों, है ना, थोड़ा सा इसको एक फॉर्म देने के लिए मैं ये जो सारा इस साइड लिखा हुआ उसको इधर भेज देता हूं। तो देखिए V बराबर मैं लिख सकता हूं इसको ME डिवाइडेड बाई ME इंटू L डिवाइडेड बाई AE² n टाउ टाइम्स I, है ना। तो बच्चों अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो V बराबर I और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है R, है ना। तो ये एक तरह से ओम्स लॉ है, V बराबर IR, ओम्स लॉ। तो ये जो हम लोगों ने पूरा ये एक तरह से ओम्स लॉ को ही निकाल दिया। तो R की जगह ये जो टर्म लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, है ना, तो रेजिस्टेंस बराबर लिखा हुआ है ME डिवाइड बाई E² n टाउ, ठीक है, इंटू L अपॉन A। तो आप लोग बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा शायद इसको भी पहचान पा रहे होंगे, क्या है ये, कोई बताना चाहेगा बच्चों? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो रो L बाई ए, रेजिस्टिविटी है सर। बिल्कुल रेजिस्टिविटी है, रो L बाई ए। अब रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो देखिए रेजिस्टिविटी हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर एंड टाउ। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। टाउ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम टाउ होगा, है ना, टाउ की वैल्यू जितनी कम होगी, रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा,
रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। खैर इस पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो आपको ये समझना है मटेरियल कि पे डिपेंड करेगा ना, क्या क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना बिल्कुल सर, किसकी बढ़ेगी दो किसकी दो नहीं। चीजों पे डिपेंड करेगा। एन की वजह से मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एन पे डिपेंड कर रहा है इसलिए मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, जिंक के लिए, सबके लिए अलग अलग। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करेगी, क्योंकि टाउ पे डिपेंड कर रहा है और टाउ फैक्टर होता है टेम्परेचर का, इसलिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। मटेरियल चेंज कर देंगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ स्पेसिमेन आप चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी चेंज करने के लिए टेम्परेचर और मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको आप फटाफट से लिख लीजिए, फिर और सवाल करेंगे इस पे, कुछ थ्योरेटिकल करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। सर न्यू ईयर भी छुट्टी है क्या? न्यू ईयर पे नहीं है आप लोग की छुट्टी उट्टी नहीं है, आप लोग की क्लासेस हैं अभी तक तो यही है, बाकी नहीं पता। बच्चों लिख लीजिएगा, बताइएगा, सवाल किया जाएगा। सर आज जल्दी छुट्टी कर देना। क्यों? तो सुबह भी फिजिक्स पढ़ी थी। अरे तो आपकी वेडनेसडे को सर, कोई क्लास please। नहीं है, फर्स्ट को कोई क्लास नहीं है आपकी फिजिक्स की। आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करिएगा आराम से। पढ़ाइए सर, सिलेबस पीछे चल। सर ज्यादा नहीं, 10 मिनट पहले छोड़ देना बस। ठीक, तो सिलेबस पीछे प्लीज चल। यार, सिलेबस पीछे नहीं चल रहा है। आप लोग जबरदस्ती 19 जनवरी को आपका AITS है, ठीक है, उसका सिलेबस मेरा हो गया है अभी। कैपेसिटर तक आ रहा है ना बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद नहीं आ रहा है आपका, मुझे जितना याद यस यस सर। सर ये वाला नहीं आ है। रहा। सिलेबस हो गया, सिलेबस सही बढ़िया। चल रहा है, हाँ सिलेबस सही चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल, आप लोग परेशान मत होइए। 14-15 फरवरी वैलेंटाइंस डे का आपको गिफ्ट मिलेगा फिजिक्स की तरफ से, आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए सवाल किया जाए बच्चों, बताइए, लिख रहे हैं? हो गया सर। गिफ्ट में सर रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होगा सर। चलिए देखिए, थ्योरेटिकल सवाल है बच्चों, पढ़िए आराम से और बताइए। सी ऑप्शन। ओके सर ऑप्शन सी। अच्छा, तो पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं या लोअर से हायर जाते हैं? लोअर से हायर। लोअर से लोअर से हायर जाता है। लोअर से हायर जाते हैं, तो ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल, तो ये तो गलत ही हो गया। गलत हो जाएगा। मूव इन कर्व पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर, तो बच्चों ये पॉसिबिलिटी है। मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन। तो बच्चों अब बताइए आप लोग भाई, पहला वाला ऑप्शन तो 100% गलत है। फिर बोला कि सी मूव ऑप्शन। विद सी वाला सर। मूव विद C वाला। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, फोर्थ भी तो हो सकता है। बी भी हो सकता है। मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन,
मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ में तो नहीं चलते हैं ये, है ना। देखिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा था कि आप ऐसा मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं और जैसे ही आप बैटरी ऑन करते हैं इस तरह से आप उनको मूव करता हुआ मान सकते हैं, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अगर आपने बैटरी नहीं लगाया तो जहां से शुरुआत किया था कुछ टाइम के बाद वहीं पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने बैटरी लगा दिया है तो जहां से शुरुआत करेंगे एंड वहां नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन पे पाथ पे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऐसा कहना गलत होगा। तो मूव इन कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इसमें बच्चों इस स्टेटमेंट में मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। मूव इन द कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो कर्व्ड पाथ में कुछ भी रैंडमली मूव करते हुए धीरे धीरे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन बच्चों कुछ भी गलत नहीं है, बी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है, कारण उसका ये है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यस सर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती बच्चों। देखिए क्यों सर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती, मैंने आपको बताया कि टकराने के बाद हम क्या मानते हैं, टक्कर होगी, फोर्स rest लग रहा होगी, है। फिर सर, एक्सेलरेट होते हैं, time फोर्स check- लगता है एब्सोल्युटली। इलेक्ट्रिक टाइम फील्ड फोर्स चेंज लगाती कर है। सकते हैं सर, टेम्परेचर बढ़ा के सर, इसलिए भी नहीं कर सकते। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहना गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और करते हैं, देखिए ये सवाल देखिए बच्चों, इसमें क्वांटिटीज दैट डोंट चेंज व्हेन रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज हीटेड ड्यू टू करंट, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती जब आप रजिस्टर को हीट करते हो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बताइए बच्चों कौन सी चीज चेंज बी नहीं ऑप्शन है होती। सर, बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन। नंबर ऑफ number of फ्री free- इलेक्ट्रॉन्स डी है ना? ओनली। यस डी सर। ऑप्शन। ये बच्चों चेंज नहीं होता क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, बोलिए ठीक है ना। सर यस सर। चलिए सर अगला सवाल करिए। रेजिस्टिविटी वैसे मटेरियल प्रॉपर्टी है लेकिन वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी एब्सोल्युटली। सर 2 times सर। ठीक, मैं ड्रिफ्ट स्पीड का बच्चों फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों के सामने, तो जो भी आपको इसमें से लगे। क्या लगता है बच्चों चेंज होगी नहीं होगी? आपने बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया है, सर लेंथ वही रहेगा, सेम रहेगा सर, फिर डिपेंड ही नहीं कर रहा है एरिया पे। सर भी उसी सर डी हो जाएगा सर। बी। आंसर बच्चों सेम रहेगा, है ना, डी डी ऑप्शन वाला इज द रहेगा, राइट डी वाला। आंसर। कारण क्या है, देखिए आपने लेंथ एरिया पे चेंज डिपेंड नहीं नहीं किया कर रहा है, है सर। बैटरी को नहीं चेंज किया है, ठीक है। तो वी बाई एल, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाई एल के टर्म्स में भी लिखना चाहें तो देखिए ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, और ये वी बाई एल ये भी चेंज नहीं हुआ है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें से, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी सेम रहेगी। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। किसी को कुछ क्रॉस करना है, कुछ पूछना है या कुछ अपने सजेशन देने हैं तो दीजिए, बाकी इसमें सर, कुछ भी। हाँ बोलिए। एक वो फॉर्मूला भी तो लिखता है, आई इक्वल्स ए ई एन। सर उस वाले से सर, जो आई इज इक्वल टू ए ई एन डिफ्लेक्शन वाला था ना। हो जाएगा। ओके, आई बराबर ए ई एन वी डी, इसको बोल रहे हैं आप? यस सर। लेकिन करंट सर। करंट तो वो नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है ना सर, करंट जब चेंज हो सकता है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में सर करंट कांस्टेंट ने दिया है ना, तो इसलिए जो है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ओके, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड वीडी बोला गया। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विद द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हाँ, इसमें करंट, आप क्या करंट को सेम लेके चल रहे हैं क्या उस वाले केस में? मतलब आप चलिए ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, इस फॉर्मूले से आप कैसे निकाल पाएंगे नई वाली ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब आप क्या नहीं हो करेंगे पाएगा इसमें? सर, उसमें करंट नहीं दिया है।
इसमें आप इसकी जगह मतलब करंट की Current नहीं जगह दिया ये है ऐसा सर। लिख देंगे क्या, 2A ऐसा लिख देंगे आप, नई वाला, फिर ऐसा 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 नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका ऐसा लॉजिक नहीं सही हो है पाएगा कि सर वो। करंट सेम नहीं है, ठीक है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट बदल जाएगा, ठीक है। और कुछ किसी को थॉट चल रहा हो दिमाग में, कुछ क्लैरिफाई करना चाहें तो पूछ सकते हैं। चलिए, बच्चों एक सिंपल सा देखिए थोड़ा सा। फॉर अ कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सिंस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन NE square tau. When temperature increases, the random motion of free electron increases and vibration of ion increases, which decreases tau. तो गलत है सर, ऊपर वाला तो assumption तो गलत है सर। असर्शन गलत है सर ऐसा सही है, वो तो सही है, ऐसा सही है। सही है सर। बच्चों। फॉर अ कंडक्टर ये तो 100% सही है, और ये भी मुझे सही Yes, लग रहा है। आपको गलत क्यों लग रहा है? Yes, अगर sir. आप लोग लग रहा है सर सही सही है, सही सही है। है। ठीक है, और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि टाउ डिक्रीज हो जाता है। टाउ डिक्रीज होने का Yes. कारण क्या है? रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने का कारण है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की दोनों एनर्जी सही है बढ़ जाती सर। है, एटम्स की एनर्जी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंट कोलिजन होते हैं, टाउ डिक्रीज हो जाता है। टाउ डिक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना, तो तीनों चीज है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ लिखिए। सर आज के लिए इतना ही बहुत है। नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर और, बस 5-7 मिनट और पढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक इसी से लिंक्ड है, वो खत्म करते हैं, फिर डन। सर हमारी कॉपी भर गई है ना, तो उतारने में टाइम लगेगा। क्या ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, हमारी पूरी कॉपी भर चुकी है, तो ये चैप्टर लेक्चर ना दोबारा से लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, आप नई कॉपी में लिख लीजिएगा। हो गया सर। लिख लिए? यस सर। ठीक, बस छोटी दो चार चीजें आसान आसान सी है, मैं वो बता देता हूँ आपको, है ना, ताकि हम लोग नई क्लास में फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो जो रेजिस्टेंस R बराबर रो L अपॉन A। अब इसमें बच्चों देखिए, बेसिक जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, वही डिस्कशन थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ करूंगा। कि मान लीजिए एक L लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है। आप लोग बताइएगा थोड़ा सोच के। मान लीजिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका लेंथ L है, ठीक है। लेंथ को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है n टाइम्स, ठीक है। लेंथ को इंक्रीज कर दिया n टाइम्स, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वो नया रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, N times n टाइम्स बढ़ जाएगा। यस n टाइम्स सर, बढ़ अगर जाएगा, वॉल्यूम increase हो कांस्टेंट, जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो n टाइम बढ़ जाएगा सर। n टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एन रेजिस्टेंस जब टाइम्स बढ़ लिखेंगे जाएगा सर, एन टाइम्स। रो L अपॉन A, बस एक मिनट देख लीजिए। इसका रेजिस्टेंस जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे रो L अपॉन A, ठीक है। और जब नए वाली वायर का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो आप लिखेंगे रो L अपॉन नया वाला एरिया A डैश, ठीक है। अब जब नया वाला एरिया लिखेंगे तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इनिशियल लेंथ बराबर फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू फाइनल लेंथ, ठीक है। तो यहां से N L से स्क्वायर L टाइम कैंसिल हो बढ़ेगा। सर जाएगा। स्लाइड बैक कर दीजिए, ओ ओके। A डैश बराबर आ जाएगा A बाई क्लास N। डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, A डैश बराबर A बाई N आ जाएगा, तो A डैश की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो R डैश जो आएगा वो N रो L अपॉन A डैश की वैल्यू बच्चों A बाई N रखेंगे तो N ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो N स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान सुन लीजिए बच्चों, एक मिनट बस, है ना। अगर आप लेंथ को n टाइम्स बढ़ाएं या n टाइम्स घटाएं, कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए 4 गुना बढ़ा दिए या कॉम्प्रेस करके लेंथ को 1/4 कर दिया, ठीक है, दोनों ही केसेस में n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 4 गुना बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाएगा, अगर आप 1/4 कर देंगे तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स घट जाएगा, है ना। दोनों चीजें वैलिड हैं। इसमें एक चीज और समझ लीजिए ध्यान से, कई बार आपको लेंथ के टर्म्स में नहीं देगा, हो सकता है एरिया के टर्म्स में दे दे कि हमने वायर को स्ट्रेच किया सच दैट एरिया बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल एरिया और एरिया बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया। तो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया मतलब n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि अगर एरिया 1/4 होगा तो लेंथ 4 गुना हो जाएगा, तो फिर वहां पे आप रख के निकाल सकते हैं। वायर इज कॉम्प्रेस सच दैट एरिया बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, तो n का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक दे तो आप कर लीजिएगा उसको सिंप्लीफाई करके, नोट कर लीजिए इसको। कहां से डिस्कनेक्टेड थे आप लोग?
तो दोनों किसके लिए वैलिड है ना? हाँ, दोनों केसेस के लिए वैलिड है, कंप्रेशन या एक्सटेंशन इलोंगेशन दोनों के लिए वैलिड है। कंप्रेशन या इलोंगेशन दोनों के लिए वैलिड है। हो गया सर, हो गया। ठीक है। बच्चों लिख लिए, सवाल लगा दूं इस पे एक? सर रुक जाइए जरा। लिखिए लिखिए लिखिए। सर वो वीडियो वाला क्वेश्चन था, वेरिएशन बताना। किसमें वेरिएशन बताना है? चलिए बच्चों, सवाल देखिए एक। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड सच दैट द लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। सर ऑप्शन डी। बताइए बच्चों, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर 180 ओम। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है ना, 3 गुना कर दिया है लेंथ को, तो 3 स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो 9 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 180 ओम। ठीक है, कई बार एरिया में भी लिखा रहेगा सेम टाइप, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। डन सर। ठीक, आइए। बच्चों एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एरिया है, मतलब कंडक्टर है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का। सर अगर उसका एरिया बढ़ा देंगे तो सर उसका भी बता दीजिएगा। एरिया बढ़ा देंगे तो जैसे मतलब एरिया मान लीजिए सर, अगर बढ़ा देते हैं कुछ 4A कर देते हैं तब क्या होगा? ठीक है ना, देखिए मान लीजिए आप इसका एरिया कुछ a है और लेंथ l है। ठीक है, आप कंप्रेशन कर देते हैं, मान लीजिए कंप्रेस कर दिया। सवाल में बोला है कि कंप्रेस सच दैट एरिया बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस मान लीजिए मैं कुछ R0 ले लेता हूं। तो अगर एरिया 4 टाइम्स हुआ होगा तो सोचिए लेंथ कितना हो गया होगा? L/4 हो गया होगा सर। L/4 हो गया होगा, राइट। तो जहां पे अब यहां पे n की जगह क्या है? n की जगह है 1/4। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा। तो 1/n मतलब 1/4 का स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो R0 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा जो नया रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो कुल जैसे एरिया में वेरिएशन दिया हुआ है, तो उससे आप लेंथ में सोच लीजिए कितना होगा, है ना, और जितना लेंथ में होगा उसका आप n स्क्वायर टाइम्स कर दीजिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, थैंक यू सर। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं सर, अभी पढ़ाइएगा सर। हाँ, देखिए मुश्किल है बच्चों, मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता हूँ ना, 6-7 घंटे बैठ के पढ़ना मुश्किल होता है, बट क्या कर सकते हैं, कोई इसमें कुछ है भी नहीं। हो गया जब सर, हम हो लोग गया। शुरुआत किए थे आप लोगों के साथ फिजिक्स, तो बहुत सारे थे, आधे लोग बीच में ही नहीं, सबके बस की बात नहीं है कि बैठ के 6-6 घंटा 7-7 घंटे रोज पढ़ना, है ना।
इंटरेस्टिंग कोई चीज़ हो जिसमें मज़ा आए सुनने में, वो तो फिर भी ठीक है। रोज आके वही कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। फिर भी रोज आके उसी चीज़ को करना कंसिस्टेंटली हम पसंद नहीं है बहुत सारे बच्चों को, फिर भी कि क्योंकि एक ड्रीम है, एक चीज़ है, अपने आप को जो भी आपका मोटिवेशन है ना, इट्स नॉट ईजी। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ मुश्किल है, पर कुछ कर नहीं सकते। आइए बच्चों, एक कंडक्टर है, वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से बैटरी से कनेक्टेड है। आपको बताना है, जैसे मान लीजिए ए है और ये एंड बी है, तो जैसे जैसे ए से बी जाएंगे, है ना, ए से बी जाने पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए बच्चों, इन सब चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा सेम जैसे रहेगा। जैसे आप ए से बी करंट तो जाएंगे। सेम रहेगा सर, करंट तो सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, यस सर। ओके। वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी कैसे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, करंट सेम रहेगा कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यस सर। सब बढ़ेगा करंट। करंट बढ़ेगा, करंट तो बढ़ जाएगा ना सर, एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर होता है। एरिया बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस करंट कम भी हो तो बढ़ जाएगा, जाएगा। और वी तो और कांस्टेंट ही सर है। आंसर सेम रहेगा क्योंकि वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो सेम ही मटेरियल है। और सर वेलोसिटी जो होती है, जो मतलब वीडी, वो भी सर वो भी बढ़ ड्रिफ्ट जाएगा। वेलोसिटी घट जाएगी सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है। देखो जो करंट सेम रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी सर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। अच्छा, इसमें घट जाएगी सर। करंट सर क्यों घट सर, जाएगी। करंट क्यों सेम रहेगा? तो देखिए, करंट सेम रहने का कारण ये है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे ना बच्चों, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एंटर कर रहे हैं कम निकल रहे हैं बाहर, है ना, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आ सकता। तो जितने चार्ज कैरियर्स एंटर हो रहे हैं पर सेकंड, उतने ही चार्ज कैरियर्स पर सेकंड बाहर आना होगा। इसका मतलब यहां से एंटर हो रहे वाले इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड और यहां से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड सेम रहना पड़ेगा ना, तो करंट सेम रहेगा। या आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिए यहां पे जो रेजिस्टेंस है अलग है, यहां पे रेजिस्टेंस अलग है, ठीक है, बट जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। आप ऐसा सोच सकते हो ना, हर एक एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो करंट सेम रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे क्योंकि मटेरियल सेम है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में क्या सोचना है? तो घटेगी, सर घट जाएगी, कम होगी, सर घट जाएगी, कम हो जाएगी। एरिया बढ़ रहा है। यस ठीक सर, है, ये बिल्कुल और सही है। वी कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ हाँ, चूंकि करंट कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी ना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पॉजिटिव कर देता हूँ इसको, पॉजिट्रॉन कर देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। ज्यादातर मैं करंट की ही डायरेक्शन शो करूंगा आपको, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो हाँ, ए वी डी बराबर कांस्टेंट है, तो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एंड ए से एंड बी की तरफ जाएंगे, ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा, करंट विल रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन कांस्टेंट, ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। सर लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सर एरिया बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स घट जाएंगे, तो वीडी भी घट जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन घट जाएंगे, मतलब रैंडमनेस सर कम होती जाएगी ना सर, एरिया बढ़ाते जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए एरिया बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि उनको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस बढ़ गया, ऐसा नहीं है। एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ एटम्स, जैसे यहां पे मान लीजिए 4 एटम थे, ठीक है, इधर एरिया ज्यादा है तो इधर 8 एटम होंगे, तो ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ गया तो उनको स्पेस मिल गया इजिली मूव करने के लिए, वैसा नहीं है। एरिया बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गया, बस इतना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए बच्चों, ये हेडिंग डाल लीजिए अगली, मोबिलिटी, और बाकी आप लोग जा सकते हैं। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, और किसी को कुछ डाउट पूछना है तो मैं हूं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं हूं, बाकी छुट्टी आप लोग की। मोबिलिटी हेडिंग डाल लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर। थैंक बाय यू बाय सर। बाय 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 सर। बाय बच्चों, बाय।
सर जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।